कहते हैं कि मन में अगर जज्बा हो, मन में अगर हिम्मत हो और आपने ठान लिया है तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान हो जाता है उसी समय जब आप ये ठान लेते हैं कि हमें जो है ये चीज कर दिखाना है, कंप्लीट करना है। देखिए, बातों बातों में हमने अभी कुछ दिन पहले शुरू किया था स्पेक्ट्रम पढ़ना, आधुनिक भारत के इतिहास। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये जो मोटी किताब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रश्न सीधे सीधे स्पीडी वाले और लूसेंट वाले इतने आसानी से आते नहीं हैं, कुछ घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। तो आपने डिटेल में अगर पढ़ा है तो आपको चीजें आराम से आप उत्तर को पकड़ सकते हैं। तो देखिए, देखते देखते हमारा आधा, ये जो मैंने बीच में कलम डाल रखा है, ये आधा किताब खत्म हो गया। 31 इसमें चैप्टर हैं, 14वां चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले। तो लगभग आधा का आधा किताब हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। स्पेक्ट्रम की सीरीज चल रही है। आपको, अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है, जो देख रहे हैं उनको शुरू से अगर उन्होंने सारे चैप्टर्स को वॉच किया है तो मैं आशा करता हूं कि इनके नोट्स भी कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूं। ये मेरी नोट्स की कॉपी है और इसमें मैं नोट्स भी बना रहा हूं और आपको जो है आपके साथ में इसी नोटबुक से पढ़ता हूं। तो काफी कुछ हमने लिख लिया है, काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग 14वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्रवादी गतिविधियां किस प्रकार जो है स्थान ले रही थी भारत में, क्या प्रभाव पड़ रहा था, कौन कौन से आंदोलन हो रहे थे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं लेके चलता हूं आपको अपनी नोटबुक पे। ले जाने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक से मेरी बहुत हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि मैं लेट नाइट तक आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो मुझे हिम्मत किस चीज़ से मिलेगी? आपके लाइक से, आपके कमेंट से। कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अच्छा चाहे खराब, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा तो मैं उसमें सुधार लाने का प्रयास करूंगा। आप मुझे बताइए, सलाह दीजिए, क्योंकि मैं आपकी तरह ही स्टूडेंट हूं, पढ़ता हूं और एक प्रयास कर रहा हूं कि आप भी जो है इसका फायदा उठाएं और एग्जाम में सफल होइए। तो चलिए, बिना देर किए हुए, बिना समय लिए हुए आपका मैं लेके चलता हूं इस नोटबुक पे, और नोटबुक पे कैमरा आने के बाद आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आपके सामने मेरी नोटबुक है और ये बुक है। मैं हमेशा कहता हूं किताब को साथ में लेके बैठिए, और ये चैप्टर का नाम आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। चैप्टर 14 अध्याय 14। जी हाँ, चैप्टर 14 अध्याय 14 हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि विश्व युद्ध के दौरान, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से 1918 के बीच में, तो कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका जिक्र हमेशा जो है परीक्षाओं में होता रहता है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना बेहद ज़रूरी होगा और इनको जानना और समझना बेहद ज़रूरी होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट आपको सभी चीज़ें याद रहेंगी। एक क्रमवार, एक लाइन से जो है हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे नोटबुक में कहाँ पर मैंने इसकी एंट्री की है, कहाँ पर इसके लिए नोट्स बनाया है। किताब मैं बंद करता हूँ, आप लोग किताब के साथ थोड़ा पढ़िएगा, तब नोट्स पर ध्यान दीजिएगा। तो ये विषय सूची है जो मैं हमेशा पेज नंबर के साथ बनाता हूँ। और अभी देखिए, मैंने जैसा कि बोला था कि मुझे नया नोट्स बनाना है। अध्याय 14 प्रथम विश्व युद्ध तथा राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर, पेज नंबर 168। 168 से मैं लिखना भूल गया हूँ कहाँ तक है, क्योंकि मैंने आज ही ये नोट्स ख़त्म किए हैं। तो 172 तक, जी हाँ, 5 पेज में पढ़ना है। 168 से 172। तो मैं यहाँ सबसे पहले पृष्ठ नंबर अंकित कर देता हूँ, 172। 168 से 172 तक ये इसका वर्णन है। तो चलिए चलते हैं 168 पेज पर। मैंने कहा था कि मैं ऐसे करके कॉपी को जो है वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल रखता हूँ, ताकि आपकी स्क्रीन पे जो है पूरा का पूरा वीडियो आराम से जो है आ पाए। तो अभी ये आपके सामने है
शुरू से इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरू है। अध्याय 14 प्रथम विश्व युद्ध तथा राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। देखिए प्रथम विश्व युद्ध तो आप लोग समझ गए होंगे। राष्ट्रवादी का मतलब मैंने आपको समझाया, प्रत्युत्तर मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवादियों का जो उस समय राष्ट्रवादियों की गतिविधियां थीं उसके बारे में हमें पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए जानते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रथम विश्व युद्ध, आप लोग ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। इस समय हमारा देश जो है अंग्रेज की मुट्ठी में था। ब्रिटिश कह सकते हैं कि ब्रिटिश स्वायत्ता थी यहाँ पे, अंग्रेजों का गुलाम था। इसमें विश्व युद्ध में 2 ग्रुप थे। जी हाँ, 2 ग्रुप लड़ रहे थे। एक ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान था। दूसरे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की, ये थे। आपस में फिर ये लड़ रहे थे। तो एक ग्रुप में इधर आपस में लड़ाई हो रहा था सबका, एक में जो है आपस में लड़ाई यहाँ हो रहा था। ये ऐसा नहीं कि दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे से, नहीं, ये एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये एक दूसरे से लड़ रहे थे आपस में। अब इन 2 ग्रुप में एक आप देख रहे होंगे, पहला नाम ब्रिटेन का था, यानी ब्रिटेन भी विश्व युद्ध का हिस्सा था। अब राष्ट्रवादियों ने इस विश्व युद्ध में या विश्व युद्ध के दौरान 3 तरीके से रिएक्ट किया, 3 तरीके से अपने जो है गतिविधियों को दिखाया, दर्शाया, और ये 3 चरण में हुआ। पहला चरण था उदारवादियों का। उदारवादी आप लोग समझ होंगे, मैंने बताया था, जो अहिंसक यानी बिना लड़ाई झगड़े के प्रार्थना की नीति अपनाते थे। कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी दल था। तो उदारवादियों का समर्थन था। उदारवादी मानते थे कि भारत में अगर ताज का शासन है, 1857 के बाद ताज का शासन हो गया था, तो अगर ताज का शासन है तो ताज के प्रति जो है निष्ठा दिखाते। ताज मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटिश गद्दी, राजगद्दी, तो उसके प्रति ये लोग निष्ठा दिखाते थे। वो लोग कहते थे कि जिसकी सरकार है उसका आदर करो, तो उसके ताज के प्रति उदारवादियों की निष्ठा थी। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया। उग्रवादियों का समर्थन, अब भैया उदारवादी तो ठीक थे, उग्रवादियों ने क्यों समर्थन किया? तो उग्रवादी जो कि हिंसा और लड़ाई झगड़े के बल पर आज़ादी लेना चाहते थे, उन्होंने इसलिए समर्थन किया कि उनको लगा कि युद्ध के पश्चात स्वशासन की स्थापना होगी। तो स्वशासन यानी अपना शासन, देशवासियों का शासन। तो इसके चाह में इन्होंने जो है ब्रिटेन की सहायता की। तो ब्रिटेन का समर्थन इन्होंने इसलिए किया। लेकिन इनमें भी कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो इसको अवसर मानते थे ब्रिटिश के खिलाफ। वो मानते थे कि जहां ब्रिटेन विश्व युद्ध में व्यस्त है, सारा का सारा ध्यान विश्व युद्ध में लगा रहा है, हम इसी वक्त कांड करेंगे। तो देखिए, अन्य क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध इसे अवसर माना गया। तो ब्रिटेन के विरुद्ध उन्होंने इसी समय क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। इन्हें लगा कि ब्रिटेन उस समय उधर व्यस्त है, हम इधर इस पर धावा बोल देंगे और इसको कमजोर कर देंगे। तो ये 3 चरण थे। लेकिन बात कहां बिगड़ गई? बात बिगड़ गई, तीनों के तीनों नाराज हुए। तीनों का भ्रम कब टूटा? जब इनको लग गया कि ब्रिटेन केवल अपने हित की रक्षा कर रहा था। ब्रिटेन जो है विश्व युद्ध में ये क्या कर रहा था, खुद लड़ रहा था। समय रात के 12:30 हो रहे हैं इस वक्त। चलिए, तो ये जो थे खुद लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन जो है केवल अपने बारे में स्वार्थी था, अपने बारे में सोच रहा था, इन सब का इन्हें ख्याल नहीं था। लेकिन ये सब जो थे, ये उदारवादी, उग्रवादी, ये लोग जो है खुद समर्थन कर रहे थे इसी चाह में कि हमें कुछ मिलेगा। लेकिन क्रांतिकारी तो भाई हमेशा विरोध कर रहे थे। अब इसके बाद हुआ क्या? जब सबको पता चल गया कि विश्व युद्ध में ब्रिटेन ही जो है वो खुद की ही हित की रक्षा कर रहा है, तो जगह जगह आंदोलन फिर से जो है शुरू हो गए। इसी में विदेश में जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल ने की थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय सैनिकों द्वारा कई तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां की गई। ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी, जी हाँ, ब्रिटेन का शत्रु जो था वो जर्मनी था, तुर्की था। इसको जो है आर्थिक और सैन्य सहायता देने का प्रयास किया गया। किसके थ्रू? क्रांतिकारियों के थ्रू। क्रांतिकारियों ने, उग्रवादियों ने, या जो लोग भारत की आज़ादी चाहते थे, वो लोग ब्रिटेन को डिस्टर्ब करना चाहते थे। ब्रिटेन को विचलित करने के लिए इन्होंने ब्रिटेन के शत्रु की मदद करनी चाहिए।
क्रांतिकारियों ने इस स्थिति को ईश्वरीय उपहार माना। क्रांतिकारियों ने माना कि जब ये विश्व युद्ध छिड़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें भारत का फायदा होगा। ये ब्रिटेन हार जाएंगे ब्रिटिश, और हार के इसके बाद हम लोग भी इस पर धावा बोल देंगे, और अंत में जो है क्या होगा, ये ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश जो है यहाँ से चले जाएंगे। तो ईश्वरीय उपहार माना, ईश्वरीय उपहार माना इस अवसर को, और ये सुनहरा अवसर माना गया कि भाई ब्रिटेन जो है व्यस्त हो गया था विश्व युद्ध में। इसी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमेशा एग्जाम का पार्ट बनती है, होम रूल लीग आंदोलन। आपने अभी तक होम रूल लीग आंदोलन के बारे में कितना पढ़ा होगा? होम रूल लीग आंदोलन किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, यही पढ़ा होगा। मैं इसको आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। 2 पेज में खाली सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, ये मेरे नोटबुक के 2 पेज में, लेकिन 70% अध्याय जो है उसमें स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री बुक में, आधुनिक भारत के इतिहास की किताब में पूरा उसी पर केंद्रित है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होम रूल लीग आंदोलन। अब होम रूल का मतलब क्या होता है? होम मतलब होता है घर, और रूल मतलब होता है शासन। घर का शासन यानी स्वशासन, हमारा शासन, अपना शासन, न कि दूसरे लोगों का शासन, अंग्रेजों का शासन, ऐसा नहीं। होम रूल लीग 2 तरह के लोगों ने शुरू किया। एक बाल गंगाधर तिलक ने किया, दूसरा एनी बेसेंट ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल आंदोलन किया वो था इंडियन होम रूल लीग आंदोलन। क्या था? इंडियन होम रूल लीग आंदोलन। वहीं एनी बेसेंट ने किया तो होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन पूछे तो एनी बेसेंट, और इंडियन होम रूल लीग आंदोलन पूछे तो बाल गंगाधर तिलक। दोनों का एक ही लक्ष्य था, स्वशासन की मांग। उद्देश्य क्या था? स्वशासन, हमारा शासन। तो जानते हैं सबसे पहले तिलक की होम रूल लीग के बारे में। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल की स्थापना की थी अप्रैल 1916 में। कब स्थापना हुई थी? अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल की स्थापना की थी, उसका मुख्यालय कहाँ था? पूना में। उसका मुख्यालय पूना में था। पहली बैठक जो है बेलगाम में हुई थी, कर्नाटक में। पहली बैठक जो है बेलगाम में हुई थी, कर्नाटक में। उद्देश्य क्या था? तो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था स्वराज्य की मांग, दूसरा उद्देश्य था भाषाई प्रांतों की स्थापना, और तीसरा उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा की कमी के कारण भी लोग जो हैं विचलित हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसका भी, तो तीनों उद्देश्य थे इनके। तो ये तिलक की होम रूल लीग आंदोलन थी। उधर अगर बात करें तो एनी बेसेंट की होम रूल आंदोलन, जहां तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5वें महीने में। जी हाँ, तो 4 महीने बाद 5वें महीने सितंबर में, अप्रैल के बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। इनका मुख्यालय कहाँ था? मद्रास था। इनका मुख्यालय मद्रास था। वास्तविक नाम इनका था ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन। संगठन सचिव जो थे वह थे जॉर्ज अरुंडेल। इनके सचिव जो इन्होंने बनाया था इस संगठन का, वो कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। ये कभी प्रश्न आ जाएंगे ना दोस्त बदल के, तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगा, आप तिलक और बेसेंट में कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइए। जब पूछेगा कि ऑल इंडिया या इंडियन होम रूल लीग तो तिलक, या केवल होम रूल पूछेगा तो एनी बेसेंट। तो ऑल या फिर ऑल इंडिया, 2 तरह की चीज़ें। अगर पूछे होम रूल लीग, केवल होम रूल लीग, तो एनी बेसेंट, या फिर ऑल इंडिया होम रूल लीग, एनी बेसेंट। अगर पूछे इंडियन होम रूल लीग तो तिलक। तो तिलक की तुलना में यह कमजोर था। देखिए इसकी सदस्यों की संख्या काफी अधिक थी तिलक से। तिलक ने जो होम रूल आंदोलन चलाया वो, उनकी सदस्य संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन इनकी सदस्य संख्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन फिर भी यह कमज़ोर था, क्योंकि इसमें नेता जो थे वो मैक्सिमम जो थे वह विदेशी थे या इस देश के नहीं थे। तो ऐसा कभी कभी होता था। एनी बेसेंट खुद इस देश की नहीं थी, आयरलैंड की थियोसोफिक एक महिला थी। आखिर ये आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। दोनों के बारे में हमने परिचय देख लिया, एनी बेसेंट और तिलक का होम रूल आंदोलन। अब इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आंदोलन जो है चलाना पड़ा? तो देखिए, पहला, सरकार का ध्यान आकर्षित करने और दबाव डालने के लिए।
कोई आंदोलन नहीं चलेगा, सरकार अपना अपना में व्यस्त है, सारा संसाधन यूज कर रही है, सारे संसाधन का उपयोग कर रही है प्रथम विश्व युद्ध में, तो यहाँ पे जरूरी था सरकार के कान में जो रुई है उसको निकालना, आवाज पहुंचाना, इसलिए इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। दूसरा, मार्ले मिंटो सुधार का वास्तविक रूप सामने आया। मार्ले मिंटो सुधार जब हुआ था तो कहीं ना कहीं ये होम रूल लीग आंदोलन का प्रभाव भी था, लेकिन 1919 में, जी हाँ 1919 में जो है मार्ले मिंटो सुधार, माफ कीजिएगा 1909 में, वो तो जेम्स फोर्ड सुधार था, लेकिन ये मार्ले मिंटो 1909 में आया था। तो 1909 में जो ये लोग सांप्रदायिकता कर रहे थे, मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया, संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की, तो कई सारे निगेटिव पॉइंट थे जिसकी वजह से आंदोलन करना जरूरी समझा गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय संसाधन का पूरा प्रयोग। अब ये क्या कर रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीय संसाधन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, तो ये भी एक कारण था जो कि भारतीयों को ये चीज़ खल रही थी। युद्ध के पश्चात क्या किया, श्वेतों की अजेयता का भ्रम टूट गया। लोगों को जो भ्रम था कि अंग्रेज अविजित हैं, ऐसा नहीं, अंग्रेजों को जो है कई जगह से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है यहाँ भारतीयों में भी भ्रम टूट गया, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में क्या कर रहे थे अंग्रेज, केवल अपने हित को देख रहे थे। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक को जेल से रिहा कर दिया। मैं आपको बता दूं थोड़ा बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कई बार जेल गए थे, कभी पेपर में झन्नाटेदार भाषण छापने के चक्कर में, कभी अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के चक्कर में, कभी आंदोलन तो कभी कुछ, ये हमेशा जेल में ही इनको रखा जाता था। तो उस समय ये जेल से निकले, अगर जेल से इनको नहीं निकाला जाता तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ जाता या नहीं होता। उसी समय इनको 1914 में जेल से रिहा किया गया था, तो ये एक बड़ा कारण था। 1896 में एनी बेसेंट, 1896 को छोड़िए, आप सीधे यहाँ लिखिएगा एनी बेसेंट का भारत आगमन। तो एनी बेसेंट ही ना आई तभी तो एक दूसरा आंदोलन होने चलाया, तो ये भी एक कारण है। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में जरूरी समझा गया और शुरू हो भी गई। तो कभी कारक पूछा जाए तो आशा करता हूं कि अभी आप आराम से समझ गए होंगे। अब कोई भी आंदोलन होता है ना दोस्त, तो हमें यह जानना बेहद जरूरी होता है कि आंदोलन में आखिर हो क्या रहा है। हम भारत के नागरिक हैं और हमें ये जानने का हक है कि आखिर इस आंदोलन में हो क्या रहा है। तो होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीजें जो हैं इस आंदोलन में हो रही थी, क्या क्या चीज ये लोग कर रहे थे। तो पहला जो है जनमानस को होम रूल यानी स्वशासन का अर्थ समझाना था। बहुत सारे लोगों को स्वशासन का मतलब ही नहीं पता था, तो इस चीज से लोगों को क्या करना था, रूबरू करवाना था, परिचय करवाना था। दूसरा, लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करना। देखिए पैदा शब्द आप लोग कम यूज कीजिएगा, मैं आपको सलाह दूंगा, यहाँ मैंने लिख दिया है। आप लोग यहाँ जागृति जो है उत्पन्न करना लिख सकते हैं, या जागृति से परिचय करवाना, या जागृति उत्पन्न करवाना, ऐसा लिख सकते हैं। तो लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करवाना। पिछड़े क्षेत्रों में अपनी पैठ जमाना। जो पिछड़े क्षेत्र है जहां पे क्रांतिकारी आवाज पहुंच भी नहीं पाती है, उस क्षेत्रों में जाके सभा करना और जैसे भी हो भाषण देना, प्रचार करना, पैम्पलेट बांटना, तो ये किसी तरह से जो है लोगों को जागृत करना। उसके बाद पुस्तकालय तथा जनसभाओं के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह छोटी छोटी पुस्तकालय, जहाँ पे अच्छी अच्छी राइटर्स की पुस्तक, अच्छे अच्छे राष्ट्रवादियों की पुस्तक रखी जाती थी ताकि लोग पढ़े और लोगों में जागृति उत्पन्न हो। जनसभाएं की जाती थी, लोगों को जुटा के मीटिंग की जाती थी। समाचार पत्र, पैम्पलेट्स आप लोग जानते होंगे, छोटा छोटा पुर्जा जो बांटा जाता है लिख लिख के, वो पोस्ट कार्ड, नाटक, धार्मिक गीत का भी सरल, इन सब से क्या होता, भारतीय संस्कृति को जगाने का प्रयास किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि हमारा जो है क्रांति वो भारत के लिए है, भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए है और अंग्रेजों को भगाने के लिए है। तो ये सब चीज होना था किसके अंतर्गत, होम रूल लीग आंदोलन, क्योंकि स्वशासन के लिए आंदोलन हो रहा है, होम रूल लीग आंदोलन है, तो स्वशासन के लिए हो रहा है, तो कौन कौन सी चीजें इसमें होनी चाहिए या हो रही थी उनके बारे में इनका कार्यक्रम हम लोग पढ़ रहे हैं।
स्थानीय प्रशासन के कार्यों में सामाजिक भागीदारी। अब स्थानीय प्रशासन मतलब जैसे साफ सफाई होता है, न्याय होता है लोगों में, या लोगों को, गरीबों को समय समय पर बाढ़ वगैरह पे सहयोग जो होता है उसमें ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो इससे लोगों में जो है इनके प्रति सकारात्मक भावना प्रकट हुई। उसके बाद राष्ट्रवादी नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, मैंने शॉर्ट में एमएल नेहरू लिखा है, जीएल नेहरू, ये दोनों अलग अलग समय पर थे लेकिन दोनों नेता थे। के एम मुंशी, सैफुद्दीन किचलू जिनके विरोध में जो है जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, इनके गिरफ्तारी के विरोध में, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एम मालवीय मैंने लिखा है। बहुत सारे ऐसे नेता थे, महत्वपूर्ण नेता, जो होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े। तो ये कहानी जो है चल रही थी कि होम रूल लीग आंदोलन में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये आगे बढ़ा, इसमें हमने पढ़ना है। कार्यक्रम जो है हमने पूरा पढ़ा, क्या क्या चीज़ चल रही थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण जाति इसमें शामिल नहीं, उनसे दूर रहे। प्रश्न एक बार एसएससी में आया था, जी हाँ, एसएससी में भी ये प्रश्न आया था और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था कि होम रूल लीग आंदोलन में कौन सा वर्ग, भारत का कौन सा वर्ग जो है वह इस आंदोलन से दूर रहा। मुसलमान वर्ग, गैर दक्षिण भारत का गैर ब्राह्मण जाति वर्ग, उसके बाद जमींदार वर्ग, ऐसे करके ऑप्शन था। ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन था, दोनों ही सही था, तो दो ऑप्शन। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जान लीजिए बहुसंख्य मुसलमान और दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण जाति जो है इससे दूर रही थी। इन्होंने होम रूल लीग में क्यों नहीं लिया था? क्योंकि होम रूल लीग में ज़्यादातर हिंदू नेता थे, भले जिन्ना थे लेकिन ज़्यादातर हिंदू नेता। इनको लगता था कि आंदोलन जो है केवल हिंदू अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और गैर ब्राह्मण जाति जो निचले कास्ट के लोग थे, उनको लगता था कि इसमें केवल अपर कास्ट के लोग हैं, तो ये लोग अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। इनका ये मानना था। तो हमने अभी तक पढ़ा क्या? हमने एक बार, मैं पेज प्लेट में एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर दूं। हमने अभी तक पढ़ा विश्व युद्ध का थोड़ा सा परिचय, राष्ट्रवादियों ने क्या क्या किया, राष्ट्रवादियों का क्या प्रत्युत्तर था विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति। उसके बाद जब पता चला कि अब ये अपने लिए लड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया। एक्शन में ही एक एक्शन था होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसे शुरू किया। दोनों के अलग अलग मैटर, यहाँ पे तिलक का होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन। अब ये पूरे होम रूल लीग आंदोलन का कारक, यानी किस कारण ये शुरू हुआ और होम रूल लीग आंदोलन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही थी और कौन से लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आप अब बैठे नहीं रहिएगा इससे, होम रूल लीग आंदोलन ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बैठे नहीं रहिएगा एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आ गए तो। अब यहां देखते हैं होम रूल लीग के प्रति सरकार का रुख। अब भैया सरकार का रुख मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। जब यह आंदोलन ही हो रहा है आज़ादी के लिए और ब्रिटेन का सहयोग नहीं दिया जाए तो ब्रिटेन क्या करेगा आपको पता है ना। देखिए क्या क्या किया, आपका अंदाजा सही है। लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की। जो लोग होम रूल लीग को समर्थन दे रहे थे पकड़ पकड़ के उनको मारा गया। उसके बाद राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दिया गया, खासकर बम्बई, मद्रास, जहाँ जहाँ कोस्टल एरिया था, जहाँ पर अंग्रेजों की पैठ थी, वहाँ पर जो है राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। उसके बाद बीजी तिलक के विरुद्ध मुकदमा। मैं तो बोलता था ये लोग बाल गंगाधर तिलक को ना टिका के रखे हुए थे, एकदम कुछ हो पकड़ो उसी को, बहुत बदमाश है। तो बीजी तिलक के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया। और एक और चीज हुआ कि बीजी तिलक को पंजाब और दिल्ली दोनों में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। यहाँ नहीं आना है तुमको। क्यों नहीं आना है? दोनों जगह पर होम रूल आंदोलन जो था वो बहुत ही चरम पे था, तो यहाँ भड़क ना जाए लोग, इसलिए इनको यहाँ पर आने पर रोक लगा दिया गया। 1917 में एनी बेसेंट और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी हो गई। 1917 में क्या किया गया? एनी बेसेंट और उनके कई सहयोगियों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आप मेन पॉइंट जान लेंगे ना तो आप इस पर डिटेल में लिख सकते हैं। 1917 दिसंबर में जो है उनको रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा किया गया? क्योंकि ये जो मुकदमा भले चल रहा मुकदमा था, बीजी तिलक लड़िए रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, साथ में ये सरकार को धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुम एनी बेसेंट को नहीं छोड़ा तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन ऐसा करेंगे कि फिर कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। बार बार इन्होंने आंदोलन किया, बार बार ये लोग कोर्ट में गए, खूब जो है कहने का मतलब खूब हल्ला हुआ, बहुत जो है फजीहत हुई। तब जाके अंत में हार के अंग्रेजों ने क्या किया? एनी बेसेंट को
रिहा कर दिया। एनी बेसेंट को रखने का भी कोई ज़्यादा फायदा था नहीं। तो ये ब्रिटिश सरकार का रुख था। आप रुख अच्छे से समझ गए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए 1919 तक क्या हुआ कि आंदोलन धीमा पड़ गया। क्यों धीमा पड़ा? तो 1919 तक धीमा पड़ने का कारण था कि संगठन प्रभावी नहीं था। बार बार ये लोग अरेस्ट कर ले रहे थे, बार बार जगहों पर जो है कई जगहों पर इनके प्रवेश पर मनाही थी, जगह जगह मुकदमा चल रहा था, उसमें व्यस्त हो जा रहे थे। तो संगठन जो बन नहीं पा रहा था, संगठन बनने के लिए नेतृत्व चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। आगे देखते हैं 1917-18 के सामुदायिक दंगे, माफ कीजिएगा सांप्रदायिक दंगे, धर्म के नाम पे दंगे हुए, उसका नकारात्मक प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ा। इस आंदोलन में लोग ठीक से भाग नहीं ले पाए या भाग नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि एक तरफ दंगा हो रहा था। लोगों को लगता था कि होम रूल को सपोर्ट करेंगे तो मुसलमान मारेंगे, मुसलमान को लग रहा था हिंदू हम पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे। हम सांप्रदायिक जो है हिंसा से दूर रहने के लिए लोगों ने जो है होम रूल लीग आंदोलन से भी दूरी बनाई। तो कहीं ना कहीं 1917-18 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से किस पर पड़ा? होम रूल लीग पर पड़ा। एनी बेसेंट की रिहाई पर शांति एवं संतुष्टि, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत बड़ी समस्या हुई थी, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था एनी बेसेंट को छुड़ाने में। तो एनी बेसेंट के छूट जाने पर क्या हुआ? लोगों में शांति स्थापित हुई, लोग संतुष्ट हो गए, आंदोलन धीमा पड़ गया। नरमपंथी आंदोलन से अलग हो गए। अब ये नरमपंथी जो थे, नरमपंथी कहने के बाद नरम दल के जो नेता थे, कुछ नेता जो है के बाहर निकलने से आंदोलन ठंडा पड़ गया। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। तो इससे क्या हुआ? ये आपसी फूट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, आपसी फूट नहीं हुआ, ठीक है, इसको आप लोग नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों इस आंदोलन को दबने का कारण था, मैं आपको मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र पढ़ाऊंगा। वो सुधार में जो है जो चीज इस आंदोलन की मांग थी, बहुत सारी चीजों को ब्रिटिश सरकार ने अपने लक्ष्य में शामिल कर लिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, जैसे उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उसके बाद हर क्षेत्र में विकास कार्यक्रम चलाना, उसके बाद प्रतिनिधित्व जो है भारतीयों का थोड़ा सा प्रतिनिधित्व क्षेत्र बढ़ाना। तो ये सब चीज़ से जो है होम रूल लीग आंदोलन ठंडा पड़ा, लोगों को कारण ही नहीं मिला कि हम जो है क्यों आंदोलन करें। तो ये सारे कारण थे। उसके बाद एक और चीज हुआ, गांधी जी आ चुके थे भारत में। तो गांधी जी का प्रभाव काफी प्रचलित हुआ था। तो लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन जैसे आंदोलनों पर जो है ध्यान देना कम कर दिया। बेसेंट और तिलक जो है विदेश गए। विदेशों में क्यों गए? तो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। इधर देश में आंदोलन क्या हो गया? ठंडा पड़ गया, तो आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। तो ये कुछ कारण थे। आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धियां। देखिए, इस आंदोलन तो हुआ था, आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी थी। उपलब्धियां कहने का मतलब है कि ये आंदोलन से कुछ फायदा भी हुआ था। क्या फायदा हुआ था? तो पहला फायदा तो था शिक्षित वर्ग के स्थान पर जनमानस को महत्व मिला था। जी हाँ, पहले जहां शिक्षित वर्गों को ही जो है महत्व दिया जाता था, तो शिक्षित वर्ग बहुत कम थे, तो क्या होता, सपोर्ट समर्थन भी कम मिल रहा था। अब इस आंदोलन में क्या हुआ कि शिक्षित वर्ग की जगह शिक्षा जो है सबको दिया जाने लगा। कॉमन मैन जो होता है, साधारण व्यक्ति, साधारण जनमानस पर भी ध्यान दिया जाने लगा। ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा, देश के शहरों के मध्य संगठित संपर्क स्थापित हुए। कई जगह आंदोलन हुए, कई जगह जनसभाएं हुई, लोग एक शहर से दूसरे जगह शहर जाके जनसभा करते थे, तो दो शहरों के बीच में एक संपर्क स्थापित हुआ। तीसरा, जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का विकास हुआ। यंग लोग इससे जुड़े। जी हाँ, बहुत सारे यंग लोग भी इससे जुड़े, तो एक नई पीढ़ी का विकास हुआ, एक राष्ट्रवादी पीढ़ी का एक विकास हुआ। उसके बाद गांधीवादी प्रयोगों हेतु नई पीढ़ी को प्रशिक्षण मिला। अब चूंकि होम रूल लीग आंदोलन कंप्लीटली, जी हाँ, कंप्लीटली एक शांति आंदोलन था, अहिंसा के माध्यम से किया जाने वाला आंदोलन था, तो इससे लोगों को गांधीवादी प्रयोगों, आगे जो गांधीवादी प्रयोग हुए उसको समझने में आसानी हुई। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर भी जो है इसका प्रभाव मिला। यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो होम रूल लीग आंदोलन की ही थी। होम रूल लीग आंदोलन में जो मांग रखी गई थी, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले भी कि उत्तरदायी सरकार, सबका विकास, शिक्षा का विकास, तो इस सब चीज़ जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में घोषणा कर दी गई। तो एक ये भी हुआ कि इस चेम्सफोर्ड में आंदोलन में जो मांग की गई थी उसको देखने को मिला। उसके बाद नरम दल गरम दल को एक करने में सहायता मिली। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे, तो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे,
तो दोनों को लगा कि एक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब नरम और गरम का कोई सवाल ही नहीं उठता, सब एक साथ काम कर रहे थे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा तथा नया आयाम मिला। ये आप लोग हमेशा क्रांतिकारी आंदोलन का जब उपलब्धि लिखिएगा तो इसको हमेशा लिखिएगा। तो देखिए ये सारे उपलब्धि थे होम रूल लीग आंदोलन के। तो होम रूल लीग आंदोलन के बारे में हमने जो है इसके कारण, इसके कार्यक्रम, इसके अंदर क्या चल रहा था, सरकार का क्या रुख था, धीमा क्यों हुआ और इसकी उपलब्धियां, कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्त, सब हम लोग पढ़ लेंगे। पूछिए भैया प्रश्न कहां से पूछना चाहते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर में। अब देखिए इस चैप्टर में हमें फिर आगे पढ़ना है होम रूल लीग आंदोलन, तो यहाँ पर उपलब्धि मिल गई। एक बहुत ही बड़ी चीज हुई होम रूल आंदोलन का देन कहा जाएगा इसे, जो हमने एक पॉइंट उसमें है होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धि में है कि नरम और गरम दल एक हो गए। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्षता इसकी किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने, जी हाँ। और नरम दल तथा गरम दल दोनों एक हो गए थे। जानते हैं क्यों हुआ था ऐसा, ऐसा क्या कारण आया, ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक हो गए। तो कारण देखिए, पुराने विवाद अर्थहीन हो गए, यानी जिस कारण दोनों ही नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए थे वो कारण ही खत्म हो गया। क्या कारण था, दोनों की अलग अलग अवधारणा आजादी के लिए। तो जो चीज के लिए स्वशासन के लिए लड़ रहे थे, वहां मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में इसकी घोषणा कर दी गई, तो दोनों को लगा कि अब कुछ कारण नहीं है हमारे लड़ने का, तो जो पुराने विवाद थे वो अर्थहीन हो गए और दोनों एक हो गए। विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ा। इन्होंने एक चीज और नोटिस किया, एक चीज और पर ध्यान दिया कि जब हम कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो नरम दल अकेले और गरम दल अकेले जो है नेतृत्व तो नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते थे, एकता की बहुत आवश्यकता थी। तो आंदोलन कमजोर पड़ गया, तो आंदोलन कमजोर ना पड़े इसलिए फिर से दोनों एक हो गए। एनी बेसेंट तथा तिलक का प्रभाव, आप लोग जानते हैं एनी बेसेंट तिलक का क्या योगदान था, नीचे हम लोग होम रूल पढ़े हैं। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। अब देखिए दो जो प्राणी थे ना, ये महान प्राणी थे। ये दो प्राणी का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, जीके गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु और फिरोज शाह मेहता गांधी जी के गुरु हैं। कहते हैं ना कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उनके भी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी महान अहिंसक थे। ये बिल्कुल अहिंसावादी थे, हिंसा से दूर रहते थे, चींटी भी नहीं मारना चाहते थे ये। तो इनको ये नफरत करते थे गरम दल से, जो गरम दल के नेता थे, जो हिंसा के माध्यम से आजादी लेना चाहते थे, उनसे ये नफरत करते। दोनों एक के जैसे, दोनों समझिए लंगोटिया यार था। तो दोनों मर गए तो गरम दल से नफरत करने वाले लोग खत्म हो गए। अभी दोनों मरे तो ये भी एक कारण था, दोनों का निधन हुआ, जिसके बाद दो नरम दल और गरम दल की एक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये कुछ कारण थे। आते हैं अब यहां देखिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में ही ये घटना हुई थी। ये लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता जब पूछा जाए तो क्यों हुआ था, तो लखनऊ समझौता में ये नहीं लिखिएगा आप। लखनऊ समझौता में ज्यादातर लोग क्या लिख देते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ये लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल मिल गए थे। लखनऊ समझौता में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग, देखिए दोनों तो एक ही पार्ट थे, अलग हुए थे, यहाँ पे समझौता हुआ था। ये दोनों एक ही पार्ट थे, बस अलग अलग हो गए थे, जो एक हो गए। यहाँ पे दोनों चीज अलग अलग थी, दोनों में समझौता हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। इसका कारण क्या था, लखनऊ समझौता के नाम से इसको जानते हैं। बाल्कन युद्ध हुआ था, बाल्कन युद्ध, बाल्कन एक देश था, वहां पे युद्ध हुआ 1912-13 में। उसमें ब्रिटेन का जो है तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया गया। टर्की उसमें लड़ रही थी। अब तुर्की को जो है सहायता की जब जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन ने सीधा मना कर दिया, धोखा दिया। तो ब्रिटेन के प्रति जो है मुस्लिम लीग काफी गुस्से में थी, काफी क्रोध में थी, और उस क्रोध का कारण था कि इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, क्योंकि कांग्रेस उस समय ब्रिटेन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। बंगाल विभाजन के रद्द करने से निराशा। देखिए बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो जहां पूरे देश में खुशी थी, मुस्लिम लीग दुखी थी। मुस्लिम लीग चाहते थे कि बंगाल विभाजित हो, उन्हें लगता था कि बंगाल विभाजित नहीं है, बहुत बड़ा है, तो लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो है लूट रहे हैं इसको, तो वो चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो जाए। लेकिन जब रद्द हो गया तो इनको जो है ब्रिटेन से काफ़ी निराशा मिली, ब्रिटिश से, और इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हवा जो है को जो है पूरी तरह से, मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से मिलने का प्रयास किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे
इसकी सहायता से जो है ब्रिटिश ने स्थापना तो की, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं किया, कोई विकास नहीं किया और कोई फंड इनको दिया नहीं। तो इग्नोर करना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को नजरअंदाज करना, ये इससे जो है ब्रिटिश मुस्लिम लीग की आंखों का कांटा बन गए, जिसकी वजह से इन्होंने मुस्लिम लीग चली गई किसके पास? कांग्रेस के पास। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुसलमानों के लिए ब्रिटिश दमनकारी नीति। अब ब्रिटिश ने जो मुसलमान जो थे वह आवाज कोई उठाता था तो उसके प्रति जो है कई दमनकारी नीति यूज की जाती, उनको तुरंत गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। तो मुस्लिमों के खिलाफ ये जो गैर जिम्मेदाराना नीति थी अंग्रेजों की, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ होने में काफी मदद की मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग फाइनली, यानी हर जगह एक ही चीज है, ब्रिटेन से दुश्मनी हुई और चले गए कहां? कांग्रेस के पास। ठीक है, अब लखनऊ समझौते में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रावधान था? देखिए, कहते हैं ना कि हाथ मिलाने के लिए ताली जो है दो हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो दोनों का झुकाव यहां जरूरी था। कांग्रेस समझौता करना चाहती थी मुस्लिम लीग से, और मुस्लिम लीग कांग्रेस से समझौता करना चाहती थी, दोनों झुके। देखिए, पहला प्रावधान क्या था? कांग्रेस की मांगों को लीग ने स्वीकारा। कांग्रेस ने जो कहा, जो मांगे रखी, सबको जो है लीग ने क्या कर लिया? स्वीकार लिया। दूसरा, अब बारी थी कांग्रेस की, यहां लीग ने स्वीकारा, अब कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जो मांग की गई थी उसको स्वीकार लिया। यानी यहां पे लीग ने कांग्रेस की बात मानी, यहां पे कांग्रेस ने लीग की बात मानी। उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिक सभाओं में निर्वाचित जो सदस्य थे, जो प्रांतीय सभा होती थी, उसमें निर्वाचित सदस्यों में बहुत बड़ा भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं पे ये प्रांतीय व्यवस्थापिका थी और यहाँ पे केंद्रीय व्यवस्थापिका थी। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में 1/9 भाग, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 9 में 1, 10 में 1 भी नहीं, 10% नहीं, 10% से भी ज्यादा जो था वह सीट जो था मुसलमानों के लिए आरक्षित था। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका में बहुत अधिक सीट था और केंद्रीय में 1/9 सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित था। ये सब प्रावधान थे, समझौता में लिखित हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद कोई प्रस्ताव अगर 3/4 सदस्य, कोई भी ऐसा प्रस्ताव है जिस पर 3/4 सदस्य जो है मना कर रहे हैं, तो वो प्रस्ताव जो है पास नहीं किया जाएगा। यह भी एक प्रावधान था लखनऊ समझौता का। तो देखिए कितने आसानी से इस चीज को हमने समझ लिया। तो एक बार रिकैप, पेज पलटने से पहले एक पेज और हमें पढ़ना है, उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रवादियों की नीति, क्या क्या राष्ट्रवादियों ने अपने अपने जो है गतिविधियां किस प्रकार की। उसके बाद ब्रिटेन से सहयोग नहीं मिला क्योंकि ब्रिटेन खुद की रक्षा कर रहा था, खुद के हित की रक्षा कर रहा था। उसके बाद किस तरह से जो है क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई, इसी में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। उसके बाद दोनों के बारे में एनी बेसेंट तिलक का होम रूल आंदोलन, उसके बाद एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन, उसके बाद आंदोलन का प्रभावी कारक, उसके बाद मतलब क्या कारण थे जो आंदोलन हुआ, आंदोलन में क्या क्या हुआ, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, किस वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद होम रूल लीग के प्रति सरकार का क्या रुख था, आंदोलन क्यों दब गया और आंदोलन की क्या उपलब्धियां हुई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या क्या हुआ, क्यों दोनों एक हो गए, क्या क्या कारण थे। उसके बाद लखनऊ समझौता जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ, उस समझौते के प्रावधान। तो इतना हमें समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। एक पेज और है, इसको देख लेते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग समझौता हुआ ना, तो इसकी प्रकृति क्या थी, आखिर कौन कौन सी चीजें इसमें रखी गई इस समझौते के अंतर्गत। तो सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की मांग रखी गई। उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो जब संख्या बढ़ेगी तब ना मुसलमानों की संख्या ही बढ़ेगी। तो दोनों मिल के, कहने का मतलब जब एक हो गए दोनों समझौते, एक समझौते की प्रकृति, समझौते के बाद कौन कौन सी चीज़ों को मांगा गया ब्रिटिश सरकार से, तो उत्तरदायी सरकार की मांग, उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित भारतीय संख्या की बढ़ोतरी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे भारतीय हों। वायसराय की सहायता के लिए जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें कहा गया कि भाई आधे से अधिक जो है हमें भारतीय चाहिए। उसके बाद विधान परिषद का कार्यकाल जो कि फिक्स ही नहीं था, कभी ये लोग बढ़ा देते थे कभी घटा देते थे, ये कहा गया कि 5 वर्ष फिक्स कीजिए पहले। उसके बाद भारत सचिव का वेतन जो कि भारत के फंड से दिया जाता था, वो कहाँ से हो, ब्रिटिश कोष से दिया जाए, भारतीय कोष से नहीं देके
ब्रिटिश को दे दिया जाए। तो ये समझौते के होने के बाद कुछ मांगे जो कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी। समझौते की आलोचना दो तरह से हुई। कभी कभी आलोचक चीज़ों को भी रखने के लिए कहा जाता है, बीपीएससी में हमेशा ऐसे प्रश्न आते हैं। तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो स्वीकारा था कांग्रेस ने, उस पर बहुत आवाज़ उठी थी कि क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग को साथ मिलाने के लिए कुछ भी मांग लेगी, कोई भी उसकी मांग मान लेगी। ये क्यों किया उन्होंने? पृथक निर्वाचन का मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, तो इस आधार पर आलोचना हुई। दूसरा, हिंदू मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान नहीं था। ये लोग आपसे में कर ले रहे थे, आपस में ही समझौता कर लिए, लेकिन उनके किसी भी प्रावधान में जो था हिंदू और मुस्लिम के लिए पर्टिकुलर जो था कुछ अधिक कुछ भी नहीं था। लेकिन इसमें फायदा भी हुआ कि एकता की भावना का प्रसार हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग मिल चुकी थी तो हिंदू मुस्लिम एकता हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत मिली। आगे देखते हैं मॉन्टेग्यू की घोषणा। देखिए मॉन्टेग्यू की घोषणा जो है ना, अगर हम देखेंगे इस पुस्तक में, तो मॉन्टेग्यू की घोषणा पर अगर हम ध्यान दें तो देखिए मैं आपको मॉन्टेग्यू की घोषणा दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, ये मॉन्टेग्यू की घोषणा है, अगस्त 1917 में हुई थी। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पूरा जो घोषणा किया था उन्होंने पैराग्राफ। मैंने क्या किया है, इन चीज़ों को कुछ बिंदुओं में समेटने का प्रयास किया है। जी हाँ, कुछ बिंदुओं को मैंने समेटने का प्रयास किया है। जैसे देखिए क्या क्या हुआ। मॉन्टेग्यू की घोषणा जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मॉन्टेग्यू की घोषणा के साथ ही होम रूल लीग आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था। ऐसा क्या घोषणा कर दिया भाई उन्होंने? तो देखिए मॉन्टेग्यू कौन थे? तो ब्रिटेन में भारत सचिव थे उस समय। मॉन्टेग्यू जो थे ब्रिटेन में भारत सचिव थे। उन्होंने क्या कहा? तो विशेष तथ्य, भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़े। तो ये तो चाहते ही थे। होम रूल लीग में या मुस्लिम लीग का समझौता जो हुआ था उसमें विशेष मांग थी इसको पूरा कर दी, इसको उन्होंने इसकी घोषणा की। उसके बाद स्वशासी संस्थाओं का विकास हो। ऐसे संस्था जो स्वशासन, अपना शासन या छोटे छोटे लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए स्वशासन संस्थाओं का विकास का उन्होंने लक्ष्य रखा। भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो, क्रमबद्ध विकास हो। भारत की उन्नति भारतीयों के सहयोग पर निर्भर है। भारतीय कितना सहयोग करते हैं उतना ही भारत की उन्नति होगी। तो ये एक ऐसा घोषणा पत्र था जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन जिस कारण से हो रहा था उस कारण को ही समाप्त कर दिया। मॉन्टेग्यू बहुत ही चालाक थे। उन्होंने, वो भारत सचिव थे ब्रिटेन में, वो जानते थे कि क्या घोषणा करेंगे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये घोषणा कर दी। घोषणा का महत्व, मॉन्टेग्यू घोषणा, देखिए एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वो अलग चीज है। यहाँ मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या हुआ कि होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। होम रूल जो आंदोलन हो रहा था उसकी लगभग सभी मांगों को मान लिया गया। उसके बाद विद्रोह की संभावना लगभग समाप्त हो गई और 1909 में मार्ले मिंटो द्वारा घोषणा से सारा रोष समाप्त हो गया। मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ उसमें जो है क्या हुआ, मार्ले मिंटो में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिल गया और लगभग सारा रोष, जो मुस्लिमों का थोड़ा सा रोष बचा हुआ था, वो भी समाप्त हो गया। तो ये इस घोषणा का महत्व है। भारतीयों को आपत्ति किससे हुई? दो चीजों से भारतीयों को आपत्ति हुई। ये मॉन्टेग्यू घोषणा आप कहेंगे ये तो सब ठीक है, तो आपत्ति किस चीज से है भैया? तो आपत्ति देखिए क्यों हुई। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय नहीं था, कोई निश्चित समय सीमा नहीं। उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, मॉन्टेग्यू साहब ने घोषणा कर दी, लेकिन कब हो इसकी कोई घोषणा नहीं की। तो इस पर जो है लोगों ने विरोध जताया था। दूसरा, उत्तरदायी सरकार की प्रकृति एवं प्रगति के संबंध में जो निर्णय लिए जाते थे, ये निर्णय केवल सरकार ले सकती थी, ये निश्चय केवल सरकार को करना था। तो लोगों का मानना था कि जब भारतीयों के लिए निर्णय लेना है तो भारतीयों का जो है इसमें योगदान होना चाहिए। लेकिन इसमें कहा गया था कि ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकृति की हो उत्तरदायी सरकार और इसकी प्रगति कैसी हो। तो इस पर भी भारतीयों ने विरोध जताया था। यही हमें पढ़ना था। पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कितने आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया। और मैं आपको कहना चाहूँगा जब चैप्टर खत्म हो जाए ना तो ये जो है मेन पॉइंट दिए रहते हैं, सारांश दिए रहते हैं। सारांश को आप लोग जरूर पढ़ें, एक ही पेज में सारा सारांश दिया रहेगा। अब आगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, जन राष्ट्रवाद के युग का आरंभ, गांधी युग का भी अभ्युदय उस समय हुआ था। हम लोग अध्याय 15 में पढ़ेंगे और बड़े ही आराम से जो है हम इसको पढ़ लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, वह इकाई है, ये इकाई है, पूरे इकाई में पढ़ना है। और अध्याय 15 में हमने गांधी जी का अभ्युदय, कैसे गांधी जी ने आंदोलन शुरुआत की, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग यहाँ से सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। देखिए लगभग आधा किताब खत्म हो चुका है,
ऑलमोस्ट जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, आधा किताब खत्म कर चुके हैं। आधा किताब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, 15-16 दिन की और क्लास चलेगी, किताब खत्म हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक में जरूर देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। स्पेक्ट्रम की सीरीज चल रही है, हम लोग 30 से 45 दिन के अंदर सब कुछ खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।